गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट यानी आपका जो ये टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट के बाद का पहला क्लास है, जिसमें हम लोग अपने टेस्ट के बाद के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें 1 to 4 आपके यूनिट टेस्ट में अभी आया था। और अब जो है हम लोग उस 5 चैप्टर के आगे के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने अगले एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग सबसे पहले आज जो है अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये चैप्टर है हमारा 6 चैप्टर, शब्द रचना समास। शब्द रचना और समास। समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। मतलब जो कोई भी चीज़ जो लिखा है, जो वर्ड है, आपको जो शब्द है उसको छोटा करना, संकुचित करना, संक्षिप्त करना। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? तो कई शब्दों को संक्षिप्त करके एक नए शब्द बनाने की क्रिया को जो है वह समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है सत्य के लिए आग्रह। इतना बड़ा ये सेंटेंस है, सत्य के लिए आग्रह, जिसका होगा सत्याग्रह। पुस्तक के लिए आलय का मतलब हो गया पुस्तकालय। तो ये समास के रूप में करके इसको संक्षिप्त करके छोटा कर दिया गया है, इसी को समास कहा जाता है। समास की प्रक्रिया से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। इसे समासिक शब्द भी कहते हैं। सत्याग्रह और पुस्तकालय समस्त पद है। यहाँ पे जो 2 शब्द आपको दिखाई दिया है, ये जो अपने आप में परिपूर्ण शब्द है, यानी कि ये समस्त पद है। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाले स्थान में लाने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। कह रहे हैं कि ये तो समास हो गया, और जब इसका विग्रह होगा तो सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह, ये इसका जो है विग्रह हो जाएगा। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं। पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले को जो है उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे सत्याग्रह, तो जो सत्य है और ग्रह है, पुस्तक है, आलय है। पुस्तक आलय, पहला पद जो है वह पूर्व पद कहलाता है, और आलय जो होगा पुस्तक आलय। पुस्तक जो है वह क्या है? पूर्व पद है, और आलय जो है वह उत्तर पद है। तो वही कह रहे हैं कि समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है, और दूसरे वाले पद को, मतलब उसके बाद वाले को जो है वह उत्तर पद कहते हैं। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे इसका उदाहरण दिया हुआ है। आप ध्यान से जब अपनी बुक को खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें उसमें सही तरीके से दिखाई देंगी। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, समस्त पद के मुख्यतः 2 पद होते हैं। पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक समस्त पद है पूजा घर। पूजा घर का विग्रह क्या होगा? पूजा के लिए घर। लेकिन इस पूजा घर का पहला यानी पूर्व पद क्या होगा? पूजा, और घर जो है यह उत्तर पद हो गया। इसका समास विग्रह यहाँ दिया है, पूजा के लिए घर। समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये 6 आपके समास होते हैं। समास कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान है। दूसरा पद यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक समस्त पद है, इसका पूर्व पद और उत्तर पद ये है। तो कह रहा है यहाँ पे कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है, यानी कि तत्पुरुष समास में ये वाला उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का जो है वो लोप हो जाता है। कारक के भेदों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास तो स्वयं में अपना एक समास है, लेकिन इसके जो अन्य समास हैं, इसके और जो उपभेद हैं वह कितने हैं? 6 होते हैं।
कर्म तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह है कर्म को करण से, जैसे हम लोग कर्म करण आपादान संप्रदान ये पढ़ते हैं ना, तो ये 6 इसके उपभेद हैं। कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास में यश प्राप्त, ग्रामगत, सर्वप्रिय, सर्व मीन्स हो गया सभी, ग्राम मीन्स हो गया गांव, यश मीन्स हो गया ख्याति। लेकिन ख्याति तभी अच्छी लगती है जब प्राप्त होती है। गांव तभी अच्छा लगता है जब आप जाते हो, और सभी तभी अच्छे लगते हैं जब प्यारे हों यानी प्रिय हों। इस समस्त पद का जो ये उत्तर पद होता है इस कर्म तत्पुरुष में यानी तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, समास विग्रह कर दिया, यश को प्राप्त, ग्राम को गत, सर्व का प्रिय। इसी तरीके से आपका करण तत्पुरुष है शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक तो है ही लेकिन उससे वह क्या है, आकुल है, परेशान है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा, हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ, हाथ तो है ही उसी से लिखा हुआ है, तो यानी कि ये उत्तर पद जो है यह इसकी प्रधानता है। नेक्स्ट आपका संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पे 6 जो है समास के तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। इन 6 भेदों को आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा और इन सब के साथ जो इनके चिन्ह हैं, जैसे संप्रदान के लिए आपादान से चिन्ह का लोप हो जाता है, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, इन सारे चिन्हों को भी आप याद रखेंगे। दूसरा है, और जितने इसमें जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इन वर्ड्स को आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, दूसरा आपका समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं या कर्मधारय समास क्या होता है? जहाँ एक पद विशेष और दूसरा विशेष्य हो, या एक पद उपमान और दूसरा उपमेय हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कैसे? नीलकंठ, नीला है जो कंठ। मृगनयन, मृगनयन के समान। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नीलकमल, नील है जो कमल, नीला है जो कमल। यहाँ पे क्या कहा है कि जहाँ एक पद विशेषण हो, जैसे नीला कलर है ना, उसकी विशेषता है, और दूसरा पद विशेष है, उसका विशेष्य है, यानी उपमान है और उपमेय भी है, तभी वहाँ पे जो है कर्मधारय समास होता है। नीलकंठ, मृगनयन, चंद्रमुख, नीलकमल, पीतांबर, कमल नयन, सुनयन, सुंदर हैं जो नयन, सज्जन, सत हैं जो जन, अच्छे हैं जो लोग। तो एक की विशेषता और विशेष्य दोनों एक ही में हो या उपमान उपमेय एक में हो, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, वहाँ द्विगु समास होते हैं। जैसे 5, 6, 8, 9, 12, 1, 2, 3, 10 संख्याओं की काउंटिंग जहाँ पे हो। समझ में आ रहा है आपको? द्विगु समास वह समास है जिस समास में पहला पद जो है वह संख्यावाची हो और समस्त पद जो है समूह का बोध, झुंड का बोध कराता हो, वहाँ द्विगु समास होते हैं। उम्मीद है आपको समास के बारे में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही होगी। अगर जरा सा भी ये वीडियो ब्लर कर रहा होगा तो आप परेशान मत होइएगा। बुक आपके पास है, आप स्वयं अपनी बुक खोल करके जब पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। हमने द्विगु समास के बारे में अभी बता रहे थे हम आपको। तो ये द्विगु समास जो है इस संख्यावाची होता है, इसमें संख्याओं का बोध कराने वाले को, और समस्त पद जो होता है वो झुंड का वाचक होता है, समूह का वाचक होता है, इसलिए ये जो है संख्यावाची हो गया है और इसको जो है हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे है नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार। चौपाया, 4 पैरों का समूह हो गया। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिशूल,
3 शूलों का समूह, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, पंचरत्न 5 रत्नों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार। इस तरीके से यहाँ पे समस्त पद को आप जरूर पढ़िएगा। पंचवटी, तिरंगा, अष्टग्रह, त्रिलोक, त्रिफला, चौमासा, सप्तर्षि। यहाँ पे आपको जितने भी वर्ड दिखाई देंगे, जितने शब्द दिख रहे हैं, ये सारे शब्द जो है 1 2 3 4 किसी न किसी अंकों की काउंटिंग के साथ है, यानी संख्याओं की गिनती हुई है यहाँ पे, और यह समूह का वाचक यानी झुंड का वाचक है। इस वजह से जो है यहाँ पे द्विगु समूह है। ये आपका द्विगु समास हो गया। इसे ध्यान से आप देख सकते हैं और आप भी अपने बुक में ज़रूर देखिएगा। अब आपका आता है 4th नंबर वाला समास, जो है आपका अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय यानी जैसे यहाँ पे समस्त पद या प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिवर्ष, यथा अवसर, यथा शीघ्र, यथा मति, यथा समय। ठीक है, इसका पूर्व पद यानी प्रति जो है या फिर यथा जो है, ये पहला पद जो है इसका महत्व रखता है, प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें जितने वर्ड हैं और जिसके विग्रह हैं इसको जरूर पढ़िएगा, सारे शब्दों को और उसके साथ साथ उसके विग्रह को जरूर पढ़िएगा। द्वंद्व समास आपका 5वां समास है, जिसके उदाहरण क्या है? जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो, यानी कि भाई बहन, यानी कि जो शब्द है आपके सामने उस शब्द का पहला और दूसरा दोनों पद जो है एक समान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। मतलब कि वहाँ द्वंद्वता होती है, आपस में एक जैसा जो होता है, और जिनका पद जो है, जो समस्त पद है वह एक जैसा हो, समानता हो जो उसमें, उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग हो। जैसे योजक शब्द कैसे मतलब ये है और का प्रयोग हो, जैसे भाई बहन, दाल चावल, मानव दानव, लाभ हानि, या पाप पुण्य, छात्र छात्रा, पेड़ पौधा। इसमें किसका यूज़ करेंगे हम? और का। तो भाई और बहन, दाल और चावल, मानव और दानव, पाप और पुण्य, छात्र और छात्रा, पेड़ और पौधा, अन्न और जल। तो ये जो है इसका पहला ही पद, जैसे पहला और दूसरा जो दोनों पद होता है इसकी प्रधानता होती है और एक समानता होती है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है द्वंद्व समास होता है। अब आपका आता है एक और समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। कहने का मतलब है कि जो समस्त पद है आपके सामने, उसके पास वो दोनों पद तो है, पूर्व और उत्तर पद, लेकिन उसके जगह पे उसके किसी तीसरे पद की प्रधानता हो और दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि ये जो समस्त पद है ये दोनों पद तो है ही, और इसके साथ तीसरे पद की प्रधानता हो और जो है ये दोनों शब्द कोई मतलब नहीं रखता है, वहाँ पर जो है वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 है आनन यानी मुख जिसके, वह कौन है? रावण। तो इसके ये दशानन का महत्व नहीं है, इसके रावण होने का महत्व है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु भगवान। त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके, वह कौन है? शिव भगवान। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव। गजानन, गज है आनंद जिसका, गणेश। महादेव, महान है जो देव, वह कौन है? शिव हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरे पद की कोई प्रधानता नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं है। 10 है आनंद, इसका विग्रह हो गया, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर प्रधानता है तो वह तीसरे शब्द की, जो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? जिस समस्त पद में दोनों पद के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता हो और दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि
समास होता है। वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पे तो आपका पूरा समास से लिए चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। यहाँ पे आपका एक ब्रैकेट है पिंक कलर का, आप देख पा रहे हैं। इस ब्रैकेट में आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर दिया है। इसको आप जरूर पढ़िएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसको अच्छे से पढ़ के लर्न कीजिएगा। फिर हमने आपको बताया है कि याद रखने योग्य शब्द जो होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उसको जो है इस ब्रैकेट में दिया गया रहता है। इसे भी एक बार आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे आपका ये समास का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। इसके अलावा आपका जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से जो भी चीज़ें आनी होगी या जो भी आपको करना होगा वो आपको PDF के थ्रू आप तक भेजा जाएगा। इसमें से ये टिक द करेक्ट वर्ड जो है इसे आप देख लीजिए, इसको आप जो है लगा लीजिएगा अपने बुक में। और कुछ फिल किया गया है उसे भी मैं आपको दे देती हूँ, अभी आप जो है इसे अपनी बुक में फिल भी कर लीजिएगा। जैसे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके उस समास का नाम लिखिए। तो ये समस्त पद है, इसका विग्रह ये हुआ है और समास का जो नाम है वो यहाँ पे दिया गया है। इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से फिल कीजिएगा अपने बुक में। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, रंगीन शब्दों से समास बनाकर सामने लिखो। यहाँ जैसे कान ही कान से, यह नील है कंठ जिसका, यहाँ पे ये जो है समास बना करके यहाँ पे लिखा गया है उसके सामने, ठीक है। इसे भी आप कर लीजिएगा। और उसी के नीचे एक और वो क्वेश्चन है, दिए गए पदबंधों को समस्त पद बताओ। मतलब दिए गए जो पदबंध हैं, बधे हुए जो पद हैं, उनका पद जो क्या पद है समस्त पद वो बनाओ। तो चक्र को धारण करने वाला चक्रधर, आधा पका हुआ अधपका, बिना जाने अनजना या अनजान, अनजान, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कुछ यहाँ पे भी है, जैसे 9 ग्रहों का समूह 9 ग्रह, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला, आराम के लिए कुर्सी आराम कुर्सी, ठीक है, ये हो गया आपका। और एक और क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह निर्देशानुसार करो। यहाँ पे पद दिए गए हैं, समास के नाम दिए गए हैं, उनका विग्रह करना है। जो यहाँ पे हुआ है इसे आप ध्यान से देखिए और इसका विग्रह कीजिएगा। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर फिनिश। जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के थ्रू जाएंगे। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, दिखा दी। जो फिल करने वाला है उसे आप फिल कर लीजिएगा। जो बाद में कॉपी में करने वाला है उसको कॉपी के लिए भेजा जाएगा, आप उसे कॉपी में कर लीजिएगा। ये आपका क्लास कंप्लीट हुआ। तो इसके साथ आपका ये समाप्त हो जाता है क्लास यहाँ पे। अगली क्लास में नए चैप्टर को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।